हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आखिरकार बोर्ड की एग्जाम आ गई है और आप सभी बहुत टेंशन में होंगे, मैं जान रहा हूं, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके नहीं, उसे रिवीजन करके भी करना है और साथ में ये भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 का एनुअल पेपर जो आपके बोर्ड में आई थी और एक ऐसा स्टूडेंट जो फुल मार्क्स लेकर आया था और इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। मतलब आप इसे सीख सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का और साथ साथ ये भी देखने का अगर नहीं हो रहा है तो कैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ईयर का आपका पंजीयन है, आपके एडमिट कार्ड में ये शो करता है, लिखा हुआ रहेगा। रोल कोड क्या है आपका, ठीक है, रोल कोड के बाद रोल नंबर क्या है। ये दो चीज तो एकदम क्लीन आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको देवनागरी लिखना है और अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देंगे तो यहाँ पे रोमन लिख दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम डेट इंपॉर्टेंट है, आपका एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट के नीचे डेट लिखा हुआ रहता है, आपको डेट यहाँ पे लिखना है। इसमें किसी तरह गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दिव्यांग है, अब किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है, प्रॉब्लम मतलब वो आपका बाय बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यस कीजिएगा, अदरवाइज इसमें नो करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये सारा चीज है, ये टीचर जब कॉपी चेक करते हैं उनके लिए रहता है। यहाँ पे मार्क्स किस क्वेश्चन में कितना आ रहा है वो देते हैं। ठीक है, और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्या है इसमें देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ नोटिस भी लिखा हुआ रहता है कि आपको किस तरह से क्या क्या पेपर का कितना सारा क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन सबसे पहला है बात कि अगर आपको सेक्शन वाइज जो भी है, खंड एक, सेक्शन ए, जो भी खंड बी, खंड सी जो भी रहेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि टोटल क्वेश्चन कितना है और उसमें आपको कितना आंसर देना है। बच्चे क्या करते हैं ना कि अगर वो सही भी बना रहे हैं तो भी वो सारा सारा क्वेश्चन बना देते हैं। इससे चेक जो करते हैं ना उनको थोड़ा इरिटेशन होता है। और कोशिश कीजिए कि पेपर को ऐसा रखने का ना कि जो चेक कर रहे हैं ना उनको इरिटेशन ना हो। अगर वो खुश रहेंगे ना तो खुशी खुशी मन से पूरा पूरा मार्क्स देंगे अगर आप सही सही बना रहे। अदरवाइज उनको लगता है ना अरे ये क्या परेशान कर रहा है, इसको काटना स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सेक्शन ए में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 7, मतलब यहाँ पे कुल संख्या क्या है प्रश्नों की 7 है। प्रत्येक के लिए कितना अंक है, 2 अंक दिया गया है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मिस्टेक हो रहा है, आपका पूरा पूरा सही नहीं हो रहा है तो आप 5 से ज्यादा बनाइए। बट अगर आप कंफर्म है कि आपका ये 5 क्वेश्चन आप जो बनाए वो सही है तो फिर 6th अटेम्प्ट करने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है। लगभग हर साल हर पेपर में पहला क्वेश्चन यही दे रहा है, हम जितना नोटिस कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा चीज है, ये तो 6-7 का चीज है, आपको यहाँ पे 10th में दे रहा है तो बहुत आसान कर दिया ये, है ना। देखिए प्रेजेंट कैसे किया है ना, लाइन को हम लोग जनरली क्या करते हैं ऐसे करके खींच के पार कर देते हैं, बट देखिए बच्चे ने क्या किया है एकदम स्केल से नाप कर किया है। उसके लिए भी वही 3 घंटा था जो बाकियों के लिए होता है, उसी 3 घंटे में कितना सुंदर से रिप्रेजेंट किया है। एक्स्ट्रा एरिया अगर उसको चाहिए तो उसको अच्छा सा लकीर खींच के सेपरेट किया हुआ है ना। तो लिखा हुआ है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 and 92 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को पता है इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह से 92 का भी कर दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड जो जो होगा उसको लिखा और यहाँ पे क्या कर दिया है 92 के लिए जो है उसको लिख दिया है। ठीक है, HCF में क्या होता है कि जो जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है दोनों में उसको लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आई थिंक ओनली 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है ना, तो दोनों में 2 आया है, इसलिए हम यहाँ पे HCF में क्या कर दिया गया 2 कर दिया गया। और LCM में क्या करते हैं, जो रिपीट हुआ उसको तो लिखना है और बाकी जो रिपीट नहीं हो रहा है वो सब उतार देना है। ठीक है, तो इसको इंटू करके क्या हुआ तो ये, तो LCM HCF के बाद वो अतः करके बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, अतः करके HCF का वैल्यू 2 लिखा हुआ है और LCM का वैल्यू 234 लिखा हुआ 2
23,460 लिखा हुआ है और ये आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का। देखिए ठीक है, इसी तरह आपको भी बहुत क्लीन आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है 2 नंबर में, क्या लिखा हुआ है, बहुपद px का, ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 का बहुपद है, ठीक है, जिसको gx x प्लस 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब भाग देने के बाद क्या निकालने बोल रहा है, भागफल और शेषफल, ठीक है। देखिए अगर सिर्फ शेषफल बोलता, ठीक है, भागफल आपको नहीं बोलकर सिर्फ क्या बोलता, शेषफल बोलता, तब तो वो क्लास 9 का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको शेषफल बोलता, ठीक है, तो आपके पास px का मान दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, है ना, और आपके पास gx का मान दिया हुआ है x प्लस 3। अगर आपको, हम सिर्फ किसके लिए बता रहे हैं, सिर्फ शेषफल के लिए, अगर सिर्फ आपको शेषफल बोलता निकालने, ठीक है, उस कंडीशन में इसके मान को हम लोग 0 ले लेते हैं और x का मान यहां से क्या आ जाएगा, -3। तो जब हमको शेषफल बोलेगा, ठीक है, तो शेषफल अगर बोलता है तब हम क्या करेंगे, ये p x की जगह पे ये मान को लिख देंगे, ठीक है। जिससे भाग देना था उसको 0 लिए, उसका मान आ गया -3, उसको px में लिखेंगे x की जगह पे, और उसी x की जगह पे यहाँ पे भी सेम नंबर को लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 3 में है, फिर x स्क्वायर की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 में आ जाएगा -3 और -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 -21 -6, तो इधर तो 27 आ जा रहा है, ये साइड क्या हो जा रहा है, ये साइड भी 27 आ जा रहा है, तो इसका मतलब शेषफल क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। देखिए पूरा डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आया है ना, वो यहाँ डायरेक्ट आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इस विधि से नहीं करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाग दीजिए, ठीक है, भाग देने के बाद भागफल और शेषफल दोनों निकालना। भागफल मतलब ये साइड जो संख्या आ रहा है, शेषफल जो नीचे आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा सुंदर से बनाया हुआ है, आपको ये प्रोसेस पता होगा कि 3x स्क्वायर 7x माइनस 6 को इधर लिखना है, x प्लस 3 को इधर लिखना है, और फिर एक ऐसा नंबर लेना है यहाँ पे जिसको फर्स्ट नंबर से इंटू करके ये 3x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो इसने ये सॉल्व किया, 3x माइनस 2 इसका क्या आ गया, शेषफल, भागफल आ गया है, और नीचे शेषफल इसका 0 आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। 3 नंबर क्या है, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होगा जिसका दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या लिख रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा, जिसका 90 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए चित्र बना हुआ है, साइड में लिखा हुआ है ABC क्या है, एक त्रिभुज है। देखिए कैसे लिखा हुआ, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो दिया हुआ है उसको हमेशा लिखना चाहिए कि क्या दिया हुआ है आपको और क्या सिद्ध करना है। तो दिया हुआ में है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC क्या है, इक्वल है। और क्या दे दिया कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। अगर हमको किसी त्रिभुज को क्या दिखाना है कि वो 90 डिग्री है, तो इसमें एक हम प्रॉपर्टी लेते हैं, कौन सा, कि इसका ये अगर ये P है, ये B है और ये H है, तो हम दिखा देते हैं कि P का वर्ग और B का वर्ग करेंगे तो ये H का वर्ग आएगा। अगर ये दिखा देते हैं ना तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे एक कोण है जो 90 डिग्री है, तो इसी को हमको यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। तो कैसे यूज किया है कि AB स्क्वायर, ठीक है, जो कि कर्ण है, ठीक है, AB स्क्वायर है जो कि किसके बराबर, 2AC स्क्वायर है। अब 2AC स्क्वायर का मतलब 2 बार, उसको क्या किया है, 2 बार लिख दिया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और क्या किया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ क्या था मेरे पास कि AC क्या है, BC की इक्वल है, ठीक है। तब AC अगर BC की इक्वल है तो एक AC को छोड़ दिया और एक AC की जगह BC स्क्वायर लिख दिया, जिसके बारे में साइड में बताया भी है बहुत सुंदर सा कि AC और BC इक्वल है, ठीक है। अब क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित कर रहा है तो यहाँ लिखा कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, कोण C जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, तथा एक समकोण त्रिभुज है, ये प्रूव हुआ, ठीक है। आपको भी देखकर अच्छा लग रहा होगा ये जितना क्लीन बनाया हुआ है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबको हटा दिया जाए। तो कौन सा नंबर आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या है ये, देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है ना। लिखा हुआ है कि Q और P दो बिंदु है, ठीक है, नहीं Q क्या, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है ना, इसका मतलब एक बिंदु Q है और P और R दो बिंदु है, ठीक है,
तो Q क्या है कि P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो फिर पी क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 और P का कोऑर्डिनेट है 5-3, इधर आ गया है x,6, ठीक है। तो बोल रहा है x का वैल्यू निकालना है कब, जब आपके पास ये लिखा हुआ है कि Q से P और Q से R इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको पता है बेरी सूत्र में रूट लगता है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ रूट नहीं लगाना है तो आप क्या कर देंगे, Q से P का वर्ग बराबर Q से R का वर्ग, अगर ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला में जो रूट लगाना पड़ा है वो रूट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेरी सूत्र आपको पता है क्या होता है कि x और x को माइनस करते हैं, y और y को माइनस करते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है। यहाँ पे किया हुआ है ये, है ना, ये क्या किया है कि 5 में से 0 माइनस किया, -3 में से 1 को माइनस किया, उसी तरह इधर x में 0 माइनस किया और 6 में 1 माइनस किया, ठीक है। तो हल करने के बाद वर्ग कर दिया दोनों तरफ, रूट हट गया है, ठीक है, दोनों तरफ का 25-25 कट गया, इसका मतलब x स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया। तो आपको भी पता है स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इसका क्या होता है, दूसरी तरफ में रूट आता है और साथ ही साथ प्लस माइनस भी आ जाता है, और रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो x का मान क्या हो गया +-4 हो गया, ठीक है। देखिए आंसर को इतना में नहीं छोड़, क्या लिख रहा है, अतः x का मान +-4 होगा, ठीक है। उसका चित्र भी उधर बना हुआ है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपको जितने भी कोण होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आइडेंटिटी का, तो आप सीधा सीधा उसका मान लिखकर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ sin 60 cos 30 और sin 30 cos 60 का मान क्या होगा, ठीक है। तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2, √3/2, इसका 1/2, 1/2, ठीक है। एलसीएम ले लिया गया, यहाँ पे दोनों का एलसीएम 4 होगा, √3 3 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, जब एलसीएम लिए तो 4 और 3 + 1 4 आ गया, 4 4 कट गया, सीधा सीधा आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये क्लियर, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगर आपको लगा कि हाँ आपका भी इस तरह से 5 क्वेश्चन कंप्लीट है और आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें देखते हैं इसने क्या किया है। देखिए कितना अच्छा इसने छोड़ दिया। इस तरह से अगर आपको कंफर्म हो जाए कि आपका ये क्या है कि क्लियर बन चुका है, तो फिर और आगे जाने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। वृत्त का ये प्रश्न है जिसमें बोल रहा है कि एक वृत्त अगर है और बाहर में एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा इस साइड में गया और इस साइड में गया, दो स्पर्श रेखा हो सकता है एक बाह्य बिंदु से, और दोनों का दूरी बराबर होगा, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे केंद्र दिया हुआ है, यहाँ से केंद्र से ऐसे करके इसको मिला दिया जाएगा। दो बिंदु कहाँ कहाँ पे मिला स्पर्श रेखा, ए और बी पे, तो क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री बनाता है, तो इसको बना दिया जाए, ठीक है। अब हमको ये बोल रहा है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। इसके लिए हम क्या किए ना कि यहाँ से ओ पर, ओ से पी को मिला दिए। अच्छा अब हमको क्योंकि ये सिद्ध करना है, ठीक है, तो सिद्ध करना है तो इसमें हमको यहाँ लिखना होगा कि वृत्त में, ठीक है, पी से दो बिंदु खींचा गया, ठीक है। सिद्ध करना है क्या कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए से पी का मान और बी से पी का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या किए, रचना किए, ठीक है। क्या क्या रचना किए, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा पी से ए और पी से बी तो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही तो दिया हुआ है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हम अलग से क्या किए, ओ से स्पर्श रेखा और ओ इधर दोनों को क्या किए, मिला दिए, ठीक है। तो यहां पे हम रचना किए कि P को O से मिलाए, ठीक है। इसे अगर मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, इसे मिलाने पर हम लोग को यहाँ पे त्रिभुज लेना होगा। कौन सा त्रिभुज लेना होगा, एक लेना होगा POA और एक त्रिभुज लेना होगा POB, ठीक है। अगर हम ऐसा दिखा दे कि ये दो त्रिभुज जो बना हुआ है, ऊपर से एक POA और एक नीचे से POB, दोनों अगर सर्वांगसम है, जो कि क्लास 9 का है ना। अगर हम ये दिखा दे कि दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो इससे क्या समझ आएगा कि आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज को हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एक का नाम है
पी से हम कहाँ जा रहा है, पी से ए की तरफ जा रहा है और ओ, और एक त्रिभुज नीचे की तरफ आ रहा है पी से बी की तरफ और ओ। तो यहाँ पे हमको ये पी से ए और इसको समान दिखाना है, ठीक है। चलिए पी से ओ ये दोनों त्रिभुज के लिए ये तो उभयनिष्ठ हो गया, एक ही हो गया है ना। और क्या क्या दिया हुआ है, तो एक एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है कि इसका ये त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या भी क्या होती है, बराबर होती है किसी वृत्त का। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या कि P से O बराबर P से O, ठीक है। क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके साथ में और क्या लिख देना है कि A से O बराबर B से O, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कि ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अगर ये त्रिज्या है इसलिए ये क्या होगी, बराबर होगी। और क्या लिख देंगे कि कोण A बराबर कोण B, ठीक है, बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा नियम लागू होगा इसमें, क्योंकि एक भुजा है और भुजा है लेकिन उसके बीच का कोण नहीं है, अलग से कोण है, ठीक है। तो ये एंगल साइड एंगल तो कुछ होता है नहीं, है ना। तो ये हम लोग क्या ले लेंगे, इसमें हम लोग बोल देंगे RHS। RHS का क्या मतलब निकला कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड अगर इक्वल होता है, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि त्रिभुज POA ये हो गया सर्वांगसम त्रिभुज POB का। इसलिए फिर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, PA बराबर PB होगा, ये हो गया सिद्ध। आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरह से हम क्या दिखा दिए कि ये दो क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस साइड में, लिखा हुआ काजल एक सिक्के को एक बार उछालती है। किसी सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, एक तो आ सकता है हेड या फिर आ सकता है टेल, यही दो आ सकता है। तो बोल रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक चित आने की और एक पट आने की, मतलब एक हेड और एक टेल आने की, ठीक है। तो कुल कितना हो गया, तो कुल हो जा रहा है इसमें कुल मिलाकर 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो A नंबर में क्या आना है, एक चित, ठीक है। तो एक चित इस तरह से लिखना है, बराबर में एक चित कितना होगा, 1 होगा। और नीचे में क्या लिखते हैं, कुल लिखते हैं, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। और B के लिए हो गया एक पट, ठीक है। तो वो भी एक पट है और कुल कितना है, तो 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमको इसका कंप्लीट कर देना आंसर। प्रायिकता से भी काफी आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा खंड कंप्लीट हो गया, खंड का, ठीक है। खंड का में टोटल 7 प्रश्न थे, जिसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न बनाना था। और 7 में से 7 क्वेश्चन जो हम देखे वो काफी आसान दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं सही तरीके से तो 7 का 7 क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन आपको सिर्फ बनाना है 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 से ज्यादा को नहीं बनाना है अगर आप सही बना चुके हैं तो। अब आ जाते हैं हम लोग खंड बी में, ठीक है। चलिए क्या लिखा होगा, प्रश्न संख्या 8 से 14 तक प्रत्येक 3 अंकों का है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो वापस से आपको वही मिल रहा है कि यहाँ पे टोटल कितनी प्रश्न है, तो टोटल 7 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें से प्रत्येक प्रश्न का अंक क्या है, तो 3 अंकों की है ये, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है वापस से HCF निकालना है, लेकिन इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करना है। यूक्लिड एल्गोरिदम क्या था, भाग देते जाना रहता है, ठीक है। आप इस तरह से बना हुआ है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 124 लिखा हुआ है और 148, बड़ी संख्या को भाग देंगे छोटी संख्या से, तो ये कितने बार में चली जाएगी ये, ठीक है। तो ये एक बार में चली जाएगी, एक बार में 124, तो यहाँ बचेगा कितना, 24। जितने बार में जो यहाँ पे शेषफल आ रहा है अब उसी से हम भाग देंगे किसको, तो 124 को, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार में ये चली जाएगी, तो ये चली जाएगी 5 बार में, ठीक है। तो अगर ये 5 बार में जाती है तो ये हो जाएगी 220, नीचे आ जाएगा 24, फिर 24 को 24 से भागा देंगे, ठीक है। 24 को अगर हम 24 से भागा देते हैं, नहीं यहाँ तो हमको कितना आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 4 आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अब 24 को अगर हम लोग भागा देते हैं तो ये कितनी बार में भाग चली जाएगी, 6 बार में 24, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया, 0। तो जैसे नीचे 0 आता है ना, तो यहाँ लास्ट में जो संख्या था शेषफल वही क्या हो जाता है, HCF होता है, ठीक है। HCF क्या हो गया, 4। आप इस तरह से भी HCF निकाल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, और आप इस तरह से भी लिखकर आंसर दे सकते हैं। इसमें भी मार्क्स नहीं कटेगा, इसमें भी मार्क्स नहीं कटेगा,
ठीक है। तो यहाँ लिखा होता है HCF 124 और 148 का क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ये खंड बी का पहला प्रश्न है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 में क्या लिखा हुआ है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये प्रश्न है जिसमें आपको दो समीकरण दिया हुआ है और इसको हल करना है ग्राफीय विधि से, ठीक है। जिसके लिए आपको ग्राफ भी दिया हुआ रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें दो इक्वेशन को लिखना है और इक्वेशन से आपको एक्स वाई का मान निकालना रहता है, ठीक है। क्या करते हैं, एक्स की जगह अगर हम 3 लिखेंगे तो वाई का वैल्यू जो आता है उसको यहाँ लिखना है, और अगर एक्स की जगह 2 लिखेंगे तो वाई का मान जो भी आएगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है। उसी तरह दूसरे समीकरण के लिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर एक्स की जगह क्या लिख रहा है 1 तो वाई का मान क्या निकल के आ रहा है 0, और अगर एक्स की जगह 3 लिखा जा रहा है तो वाई का मान निकल के आ रहा है 4। तो इससे हमको क्या पता चला कि एक बिंदु इस रेखा के लिए है 3,0 और 2,2, ये दो बिंदु आ गया। इसमें क्या आ रहा है 1,0 और 3,4। तुमको इस तरह से बिंदु मिल गया। क्या क्या बिंदु आ गया यहाँ से 3,0 और 2,2 एक रेखा के लिए, दूसरे रेखा के लिए 1,0 और 3,4, ये इस तरह से हमको आ गया वैल्यू, ठीक है। इसमें आप देखिएगा इसको किस तरह से किया हुआ है ना, बहुत सिंपल सा चीज है कि एक y को एक तरफ रखते हैं, x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, या फिर x को एक तरफ रखते हैं बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे एक एक करके मान निकाल पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ग्राफ में आपको क्या करना है कि क्योंकि आपका यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसने बहुत चालाकी से इसको ग्राफ को बनाया, आपको भी करना है। अगर आपको कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रहा है तो कोशिश करना है कि ग्राफ को इस कॉर्नर में लाना, ताकि उस साइड मुझे ज्यादा जगह मिले और ऊपर भी ज्यादा जगह मिले, संख्या को और ज्यादा लिख सके। और अगर कुछ नेगेटिव नंबर आता है तब फिर हम लोग इस साइड भी जगह को लेकर चलेंगे, मतलब इस केंद्र को थोड़ा सा उस साइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा नेगेटिव तो है नहीं कुछ यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा साइड किए और एक एक डब्बा को ले लिए हैं। कितना कितना लिया हुआ, तो 1 2 3 करके, ऊपर में भी 1 2 3 करके लिया हुआ है। संख्या अगर बड़ा आ जाएगा तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं ना, एक डब्बा को 1 की जगह एक डब्बा को 5 या एक डब्बा को 10 20 30 ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। तो पहला संख्या क्या है 3,0 3 चला गया यहाँ और 0 यहीं पे आएगा पहला बिंदु 2,2, ठीक है। तो इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो ये पहला रेखा आ गया। फिर आ गया क्या 1,0, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 0। दूसरा 3,4, इधर से 3 ऊपर से 4, चलिए ये बिंदु इसको मिला दिया गया। तो देखिए यहाँ पे दो बिंदु रेखा है वो क्या हुआ कट हो गया। जहां पे प्रतिच्छेद होता है ना वहां पे हम लोग को निकालना रहता है कि x का मान क्या है और y का मान क्या है, वही क्या होता है इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि x की जगह पे 2 आया है और y की जगह भी 2 आया है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 2,2 हो गया। क्लियर है ये बात। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 एपी का प्रश्न है, ठीक है। पेपर तो काफी आसान हमको दिख रहा है अभी तक, जैसा है कि बहुत कठिन प्रश्न नहीं दिया हुआ है ना। इसमें एपी का मान में ए का मान दिया, प्रथम पद 7 है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है तो 13वां पद मतलब 13th क्या है 35 है, और फिर आपको डी और S13 का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ तो बना हुआ है, इसको हम भी बना के देखते हैं, ठीक है। किस तरह से है कि पहला पद यहाँ पे है ए का मान 7 है और A13 का मान 35 है, और आपको निकालना क्या है तो आपको निकालना है डी का मान क्वेश्चन मार्क, S13 का मान क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ से क्योंकि A13 का मान दिया हुआ है 35, तो A13 को हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं A प्लस 12D इक्वल टू 35। यहाँ पे A का मान तो दिया हुआ है 7, ठीक है। तो ये हो गया 12D के बराबर में 35। 7 अगर उधर जाता है तो 35 में -7 क्या हो जाएगा तो 28, किसके जगह 12D की जगह। तो D का मान 28 में 12 से डिवाइड करना होगा, कितनी बार में चला जाएगा ये 4 से हमको लगता जाना चाहिए 7 बार में और 3 बार में। तो D का मान हो गया 7/3, ये आंसर है। तो इसको घेर दीजिए क्योंकि आपको D निकालना था। अब आपको क्या निकालना है S13। तो S13 में आप क्या कर सकते हैं, या तो A13 क्योंकि आपको दिया हुआ है तो ये जो फॉर्मूला लगा है इससे ज्यादा आसान क्या हो जाएगा आपके लिए कि n/2, ठीक है, अगर Sn का वैल्यू लिखना है, और A प्लस AN मतलब
लास्ट टर्म, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कोई कोई n/2 a प्लस एल लास्ट टर्म। ठीक है, एक ही बात है। तो क्योंकि ये हम इसलिए लिए क्योंकि H13 निकालना है और A13 दिया हुआ है, तो यही मेरा लास्ट टर्म होगा, है ना। तो यहाँ पे n/2 मतलब 13/2, ठीक है, और a की जगह 7 और an की जगह 35, तो ये हो गया 13/2 इंटू 42, जो कि कट गया 21 टाइम्स में। 21 को अगर हमको 13 से इंटू करना है तो ये क्या हो जाएगा, 17, हाँ 17 का स्क्वायर में -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 273। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वहां आपको कैसे बना है ये तो दिखा हुआ है। ठीक है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब इसका नेक्स्ट प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर त्रिभुज है एबीसी है, उसमें क्या क्या है, एबीसी में का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें ना फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, ये वाला कि ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपके पास 3 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, 3 बिंदु क्या क्या है, x1 y1 इस तरह से। ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3। जब आपके पास 3 बिंदु है ना तो आप इस तरह से गोला बनाइए। अब हमको सिर्फ आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। इसका मान 1 है, इसका मान 2 है और इसका मान 3 है। अगर हम 1 लेंगे तो आगे कहां बढ़ेंगे, 2 3 में, 2 लेंगे तो आगे कहां पढ़ेंगे, 3 1 में, और 3 लेंगे तो आगे बढ़कर 1 और 2 में आ जाएंगे। जिस संख्या को लेंगे उसके बाद की 2 संख्या को लेना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे याद रखना है आपको, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट जिसके बाहर में x1, फिर एक ब्रैकेट जिसके बाहर में x2, फिर एक ब्रैकेट जिसके बाहर में x3। आ गया। अब आगे चूंकि 1 आ गया यहाँ पे, तो 1 के बाद क्या है, 2 और 3 है, तो ये लिख देंगे 2 3 y के साथ और माइनस लगा देंगे। फिर आगे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 के बाद क्या है, 3 1, लिख देंगे y3 माइनस y1। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 के बाद कौन है, 1 और 2 है, तो लिख देंगे y1 माइनस y2। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 3 ब्रैकेट होगा, 3 ब्रैकेट के बाहर में x1 x2 x3 लिख देना है और अंदर में y को माइनस करते जाना है ना। 1 होगा तो 2 3, 2 होगा तो 3 1, और अगर 3 आ गया तो 1 और 2 को माइनस कर दिया। इस फॉर्मूला का उपयोग किया है, जब सबका मान पुट किया यहाँ पे हल किया है, तो इसका आंसर आ गया 32 वर्ग मात्रक, या फिर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर नहीं, मात्रक का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का मात्रक तो दिया हुआ नहीं, इसलिए मात्रक लिखा गया है ना। चलिए यहां तक आपको पूरा बात समझ आ रहा होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, नीट एंड क्लीन। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से बनाए हैं, इतना आपके लिए काफी है 100 में 80 मार्क्स लाने के लिए। चलिए, क्योंकि यहाँ पे 5 प्रश्न बनाना था तो उसमें 12 नंबर को छोड़ा है। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 तरह से बनाएंगे। ठीक है, एक पहला तरीका देखिए, जो जनरली सब करते क्या है, 12 नंबर में लिखा हुआ है cos a के नीचे में है 1 प्लस साइन a, और 1 प्लस साइन a के नीचे में लिखा हुआ है cos a के बराबर में क्या है 2 सेकेंड। क्या करता है देखिए, इसमें ना जनरली सब एलसीएम ले लेते हैं। एलएचएस लिखिए, यहाँ पे एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, cos a के नीचे 1 प्लस साइन a, और 1 प्लस साइन a के नीचे cos a। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन a, और क्या आ जाएगा तो cos a। ये इसमें इंटू, ये इसमें इंटू, तो चलिए इंटू कर देते हैं। cos स्क्वायर a इस साइड चला गया, और ये ब्रैकेट बनेगा स्क्वायर 1 प्लस साइन a का। चलिए क्या होगा वैल्यू इसका, cos स्क्वायर है, इसका क्या होगा 1 प्लस 2 साइन a प्लस साइन, क्या किए a प्लस b का होल स्क्वायर लिखे और कुछ नहीं किए हैं, 1 प्लस साइन a और साथ में cos है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है cos स्क्वायर और ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा 1, और क्या बच गया
+1 और साथ में 2 sin a, ठीक है, ये 1 तो है, ये 2 sin a तो है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर मिलकर 1 आ गया। नीचे में क्या है 1 प्लस sin a और cos a, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या है तो 2 sin a है। नीचे क्या है तो हमको तो अब लग रहा है आप लोग को समझ आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे ही 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन ए को, ये जस्ट नीचे इसमें जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए उससे कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2/cos ए, और 2/cos ए, जब ये cos ऊपर जाता है तो ये क्या बनता है सेक बनता है। तो सेक ए इसका क्या मतलब हुआ कि ये RHS है, हम लोग स्टार्ट किया LHS से खत्म किया RHS में, हो गया फिर, है ना। ये हो गया पहला तरीका जिसमें हम क्या किए पूरा को हल किए, है ना, दोनों के एलसीएम लिए और सॉल्व कर दिए। एक और तरीका है, इस तरीके में क्या करना है ना कि सिर्फ एक तरफ को हमको हल करना है ना, ये दोनों को पूरा नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ सेक है, जो कि cos ऊपर जाएगा तो सेक बनेगा, तो यहाँ पे भी cos होना चाहिए था, ये 1 प्लस साइन क्यों है तो इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो ये लिखा हुआ cos a के नीचे में 1 प्लस साइन ए, और प्लस में लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए के नीचे में cos है ना। ये तो बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। वापस से LHS, फिर क्या किया यहाँ पे सिर्फ cos a प्लस 1 प्लस साइन ए, इसमें इंटू कर दिया 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, उसको छोड़ दिया, तो कुछ करना ही नहीं है, 1 प्लस साइन ए बाई cos ए, ठीक है। तो ये इंटू होगा तो ये क्या फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर cos a के साथ 1 माइनस साइन ए है, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और प्लस में जो है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ, ये हो गया cos स्क्वायर, तो लिख दिए cos स्क्वायर है, और इस साइड में क्या है cos है। फॉर्मूला याद रखे बाबू लोग, बिना फॉर्मूला का कुछ फायदा नहीं पढ़कर, है ना, फॉर्मूला को एकदम बढ़िया से याद कर लेना है, बिना फॉर्मूला का कोई फायदा नहीं है सब करके, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या ये एक कट जा रहा है, तो अब मेरे पास नीचे भी cos इधर भी cos, तो एक ही cos आएगा सिर्फ, ठीक है, एक ही cos आया। ऊपर में इधर क्या है 1 माइनस साइन है, और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन है, समझ आ रहा बात, cos cos एलसीएम, यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन है, ये कट गया तो 1 प्लस 1 2 cos हो गया नीचे, और ये जब cos ऊपर गया तो सेक ए RHS बन गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, अब आपका मन, आप जैसे बनाइए, है ना, आपको आता ही होगा मैं जान रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ वाला दिया हुआ है, आपके बुक में टफ भी है और उसमें से चुन के दिया हुआ जो आसान है, जो बच्चों से बन जाए, है ना। तो जब चाह रहा है क्वेश्चन बनाने वाला कि बच्चों से बन जाए तो आपको बनाना भी है। 14 नंबर देखिए, ये रचना जो है अभी सिलेबस में मिल नहीं रहा है वैसा, ठीक है, बट यहाँ दिया हुआ है तो इसको देख लीजिए क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जिसकी परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। मतलब बोल रहा है कि एक वृत्त लेना है जिसका त्रिज्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें जब हम लोग जब स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वो 60 डिग्री होना चाहिए। बताइए, इधर बिंदु है, बाहर में 60 डिग्री होना चाहिए। तो क्या नियम क्या है ना कि इसमें हमको ये पता है कि ये 2 कोण को जब हम लोग जोड़ते हैं ना, जैसे कि ये अगर x है और ये y है, तो x प्लस वाई का मान 180 होता है ना, ये मुझे पता है, ठीक है। इसे और बना देते हैं, एक वृत्त के बाह्य कोण से जब हम 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आसान है, अंदर से एक स्पर्श रेखा खींचने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 होता है, ठीक है, ये 5 दिया हुआ है, और ये x अगर है और ये x है, तो ये 2 कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये आमने सामने का कोण का योग 180 होगा, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज 360 डिग्री का होता है, इसमें 90 तो पहले ही हो चुका है, इसलिए अब जो बचा वो ये 290 हटा दिया जाएगा तो 180 बचेगा 360 में। तो क्योंकि मेरे पास ये x की जगह पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए 60 डिग्री अगर हम लिखते हैं
180 में तो y का मान क्या आ जाएगा 120 डिग्री माइनस करने पर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए तो 120 डिग्री। अगर हम यहाँ 120 बना दिए और यहाँ 90 खींच के आगे ले गए तो ये जहां कटेगा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। आपको करना क्या है, एक वृत्त लेना है ना, और उसमें क्या करना है एक किसी एक तरफ, दोनों तरफ में, पहले केंद्र से एक तरफ में हम एक त्रिज्या बना दिए 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे हमको क्या करना है 120 डिग्री का एक कोण बनाना है। ठीक है, 120 डिग्री कैसे बनता है, एक रेखा पे एक बिंदु से आप एक कंपास को ऐसे करके गोल घुमाइए, यहां से एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, फिर यहां से एक बार और काटेंगे तो 120 डिग्री होता है ये। ठीक है, कंपास से एक बार राउंड किए, बिना कंपास को हिलाए, कंपास को यहाँ रख के पेंसिल से कट किए, फिर कंपास को यहाँ रखेंगे, अब पेंसिल से कट करेंगे, जहां कट किया 120 होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक राउंड ऐसे बनाएंगे, फिर इस पे कंपास रख के इस साइड काटेंगे तो 60 डिग्री बना, फिर यहाँ कंपास रख के इधर पेंसिल से काटेंगे तो 120 डिग्री बन जाएगा। तो ये मेरा बन गया 120 डिग्री। ठीक है, ये सब आपको पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है, कंपास का उपयोग करना है। अब जैसे ये 120 डिग्री का बन गया, दो त्रिज्या, तो दो त्रिज्या में स्पर्श रेखा हमेशा 90 बनाता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। 90 का आप लोगों को प्रोसेस पता होगा, है ना। इसी तरह से एक सर्कल बनाते आधा अर्धवृत्त केंद्र से, और इसको इस बिंदु से 60 डिग्री पर और 120 डिग्री पर कटते हैं, और 120 से 60 जो है उसके बीच का कोण को ही 90 बोला जाता है। इसका किसी भी दो कोण का मध्य कैसे निकलता है, तो एक बार कंपास को रख के यहाँ काटेंगे, कंपास को रख के यहाँ काटेंगे, तो जो बिंदु आएगा वो कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाया गया है, आपको दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है जो यहाँ आपको दिख रहा है। जैसे ये 90 बना तो जाके जहां ये कटा, ये जो कटेगा वही होगा 60 डिग्री। और आपको यही तो बोला था कि यहाँ पे दो स्पर्श रेखा 60 डिग्री पे झुकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, इसमें तो और भी कठिन कठिन प्रश्न होते हैं। चलिए, फिर इसने क्या किया है कि दो प्रश्न छोड़ना था, तो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन छोड़ा है और एक यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल का एक प्रश्न है, उसको छोड़ा है इसमें, है ना। चलिए, क्या हुआ है यहाँ पे, बोल रहा है क्या कि एक वृत्त है जिसमें अंदर में एक वर्ग है जिसके अंदर में 4 वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग के अंदर में 4 वृत्त है, और बोल रहा है छायांकित भाग जो आपको काला काला दिख रहा है ना, वो काला काला भाग का ही आपको सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त को नहीं निकालना है। तो करना क्या है कि पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक वृत्त को 4 से गुना करेंगे तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। वो चारों वृत्त का क्षेत्रफल को पूरे वर्ग से माइनस करके हटा देंगे। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में इस वृत्त को अगर हटा दिया जाए तो छायांकित भाग मिल जाएगा, है ना। करके देखते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा दूरी कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। अब 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी कितना हो गया, तो 14 हो गया। तो इसका आधा करेंगे तो इसका व्यास कितना हो गया, तो 7 हो गया। इसका भी व्यास कितना हो गया, तो 7 हो गया। और अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या फिर कितना होगा, तो 7 का आधा होगा। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है कि यहां से लेकर पूरा यहां तक कितना दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है। अगर आधा लेंगे यहां से यहां तक तो ये कितना होगा, 7 होगा। तो व्यास हो गया। अब व्यास का आधा कर दिया जाए तो फिर 7/2 इसका त्रिज्या हो गया। चलिए, तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा गुना भुजा, है ना। तो भुजा गुना भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो भुजा गुना भुजा क्या हो जाएगा, 14 गुना 14 क्या होता है वर्ग बाबू लोग 14 का, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए ये सब बात, है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या है, तो 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 7/2। 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 7/2 2 बार लिख दिए, है ना। 7 से 1 7 कटा, 2 से 1 बार कटा 11, तो बचा क्या, 77 के नीचे में 2। सही लिख रहे हो आप लोग, कुछ गलती इस पे। पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 2 बार लिख दिए, 22/7 पाई का मान आ गया, 7 7 कटा है। ठीक है, 2 से 11 बार में कटा है, तो नीचे में सिर्फ 2 आया है और ऊपर में 11 और 7 आया, मतलब 77/2।
ठीक है। 77/2 को हम लोग अगर दशमलव में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, 3 से फिर 8 हो जाएगा, फिर 0.5 हो जाएगा। ये भी हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब क्या करें, अब हमको तो चाहिए सिर्फ छायांकित भाग का। एक्चुअली मुझे तो एक वृत्त का है ना, अभी हम लोग दशमलव क्यों करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे तो 4 वृत्त का चाहिए क्षेत्रफल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे यहाँ पे, कितना को, 11/7/2 को, है ना। 11 और 7/2 को 4 से गुना करेंगे तो दशमलव तो आएगा ही नहीं, ये 2 हो गया। ठीक है, और 11 गुना अगर हम 7 गुना 2 करें तो 14, और 14 को अगर हम लोग 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए था हमको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, इसको और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना, इस तरह से लिख के आंसर देना है वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए कितना आ जाएगा, इस साइड लिख देते हैं, कितना हो जाएगा। एक तो आपको दिया हुआ 196 और एक आप निकाले हैं इस साइड से 154, तो ये बनेगा, इससे 2 बच रहा है, इससे 4 बच रहा है, इससे 0 हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का। जिसमें हम लोग क्या किए, पूरे वर्ग में से 4 वृत्त को काट के हटा दिए, जैसे हटाया तो 42 आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोग कौन सा नंबर हो गया, 42 नंबर। नेक्स्ट कहां पहुंचेंगे हम लोग आ जाएंगे सेक्शन सी में आ जाएंगे। अब हम लोग का 7 क्वेश्चन सेक्शन बी का भी कंप्लीट हुआ, जिसमें से सिर्फ 5 बनाना था। अब हम लोग आ गया है सेक्शन सी में। सेक्शन सी क्या है, इसमें आपको दिया हुआ 15 से 19 क्वेश्चन है। 15 से 19 क्वेश्चन कितना होगा, तो 5 होगा, है ना। टोटल 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो है 5 अंक है। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बनाना है। 5 प्रश्न जिसमें से 3 बनाना है, मतलब ये टोटल आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको हल करना है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये लेंथी होता है। ठीक है, तो पहले 5 क्वेश्चन आप पहले देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो ज्यादा आसान है और आपसे बन सकता है। पहले ये देख लेंगे और फिर आपको वही प्रश्न को हल करना है जो आपसे बनेगा। ऐसा नहीं कि सारा ट्राई किए जा रहे, पहले जो टफ है उसी को, अगर मान हो सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है वही बहुत भारी हो आपके लिए और आप उसी को बनाने में लगे हुए, है ना। पलटिए, 5 क्वेश्चन देख लीजिए, 5 में कौन सा आसान है और आपसे बन सकता है। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसका विविध कर निकालना है ना। विविध कर का मतलब आपको पता है, डी का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कब, जब आपके पास ए एक्स स्क्वायर, है ना, इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसको स्मॉल में ही लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा इक्वेशन होता है, तब बी का मान ये निकलता है। तो आपके इस प्रश्न में, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब थोड़ा सा सजा कर लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप कि यहाँ पे a का मान 3 है, b का मान -5 है, c का मान 2 है, और फिर b का फॉर्मूला लिखे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसका मान पुट किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, b की जगह -5 लिख दिया है, जिसका वर्क करने पे 25 हुआ है, और 4ac, 4a की जगह 3 और c की जगह 2, इसको इंटू करके कितना आ गया 24, तो माइनस करके 1 आया। ठीक है, तो ये किसका मान आया, डी। तो ये तो हमको हो गया विविध कर। अब बोल रहे हैं कि मूल की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति आप लोग को याद होगा, है ना, 3 तरह से होता है। ठीक है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो डी पे डिपेंड करता है। अगर आपका डी का मान 0 से बड़ा आया है, ठीक है, तो प्राकृतिक होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ वो कैसा होगा, असमान होगा। क्यों, क्योंकि वो डी का मान 0 से बड़ा है। और क्या होता है,
डी का मान 0 से बराबर हो सकता है और डी का मान 0 से छोटा हो सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो रहा है तो ये वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होता है और असमान होता है, ठीक है। और अगर डी का मान 0 हो जाएगा तो क्या होता है? वास्तविक होगा और समान होगा। मतलब दो वृत्त जो दो मूल होगा वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। डी का मान 0 हो जाएगा तो ये क्या होता है? आभासी होता है, ठीक है। आभासी बोलेंगे या वास्तविक नहीं होता, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। आभासी भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आभासी जो है ये आपको क्लास 11 पे पढ़ना रहेगा कि जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो आभासी संख्या होगा, है ना, आभासी होगा, ठीक है। और जब अभी क्लास 10th में अगर आभासी आता है तो उसको हल ही नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डी का मान कैसा वाला आया है तो 0 से बड़ा आया ना, 0 से बड़ा, ये 0 से क्या है? बड़ा है। इसलिए यहाँ पे इसमें क्या लिखा है कि विविध कर डी का मान 0 से बड़ा है अतः उस समीकरण का मूल वास्तविक होगा तथा असमान होगा। तो यहाँ तो हम लोग का प्रकृति भी निकला, लेकिन साथ ही साथ बोल रहा द्विघात सूत्र का उपयोग कीजिए और मूल की ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना द्विघात सूत्र का बहुत आसान है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी यहाँ पे होता है जो हम लोग यहाँ निकाल के रखे हुए। इसके जगह आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a, क्योंकि आपने डी यहाँ पे पहले निकाल रखा है तो यहाँ डी लिख सकते हैं, अलग से ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका मान आपने क्या निकाला है यहाँ पे? तो 1 निकाला था, तो यहाँ लिख दिया माइनस बी, पी का मतलब -5 है। तो जब भी आपका मान माइनस में रहता है, याद रखिएगा, जब भी आपका मान किसी भी तरह का माइनस में है तो उसको जब आप उसका मान को लिखते हैं ना तो हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखिए। ब्रैकेट लगाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाया है तो सही हो भी सकता है लेकिन गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। देखिए -5 था तो इसने ब्रैकेट लिया, तो क्योंकि एक माइनस पहले से था और एक -5 मिलकर क्या बन जाएगा? +5, है ना। और फिर क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 1 और नीचे में आ जाएगा 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे ये माइनस प्लस, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बटा 2, a की जगह 3 है ना, a का मान 3 है। तो ये इसका मतलब हो गया 5 में प्लस माइनस 1 और नीचे 6, मतलब ये प्लस एक बार होगा तो 6 बन जाएगा और अगर माइनस होगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है। 6 और 6 कटकर 1 हो जाएगा और ये कटकर 2/3, तो यही 2 आंसर हो जाएगा, है ना। इसके नेक्स्ट पेज में इसने बनाया है, ठीक है, देखते हैं। देखिए इसने हल किया, यहाँ पे 2 मान है, लास्ट में ये अतः समीकरण का मूल 1 और 2,3 है। इसका ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा है, इसने पूरा क्लियर हमेशा आंसर को रखा है, ठीक है। किसी तरह कंफ्यूजन उन्हें नहीं दिया चेक करने वाले को, है ना। और इसी कारण इसे पूरा मार्क्स भी मिला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। इसमें है 16 नंबर, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए इसका उल्टा जो था, एक प्रश्न आपको 2 मार्क्स वाले में दिया था, इसी से रिलेटेड था, है ना। वहां 90 डिग्री सिद्ध करना था, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री है तो आपको सिद्ध करना है कि AC² = AB² प्लस BC², ठीक है। देखिए ये है बहुत सिंपल, हम थोड़ा सा इसका ट्रिक्स बता देंगे आपको कि इसको किस तरह से लेना है ना। लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B क्या है? 90 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है, हम अलग से नहीं बना रहे हैं, है ना। फिर क्या, अच्छा एक चित्र हम बस यहाँ पे ले लेते हैं। चित्र क्या है? चित्र बोल रहा है B है, A है ना, C है, और यहाँ से एक रचना करके 90 डिग्री का एक D बना दिया, ठीक है। बोल रहा है क्या? एक समकोण ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है? 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि इसका कर्ण जो होगा A से C का वर्ग ये बराबर होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर। चलिए ठीक है, क्या करना पड़ता है रचना में? B से एक अभिलंब खींचते हैं कर्ण पर जो कि D पर मिला है ना। समकोण शीर्ष B से BD अभिलंब AC खींचे, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बिंदु B से कर्ण AC पर एक अभिलंब खींचे, ऐसा हो, ये भी चलेगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है ना कि इसको याद रखिए, आपको ना एक बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है? बड़ा त्रिभुज का नाम है A, B और C। एक छोटा त्रिभुज दिया हुआ है,
ठीक है, कौन सा? ऊपर वाला। फिर एक बड़ा सा त्रिभुज है ए बी सी, और फिर एक छोटा सा त्रिभुज है लेकिन नीचे वाला। ठीक है, यही यहाँ पे किया हुआ है, आपको यही याद रखना है। बड़ा त्रिभुज के साथ ऊपर का एक त्रिभुज, फिर बड़े त्रिभुज के साथ नीचे का एक त्रिभुज। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? ऊपर का बड़ा त्रिभुज है ना, ये बड़ा त्रिभुज पूरा एबीसी, और ऊपर में क्या है? ए बी डी। ठीक है, तो इसका नाम कैसे होगा? देखिए, बड़े त्रिभुज का ए और छोटे त्रिभुज का ए दोनों एक ही है, तो इसलिए ए के सामने ए लिख दिए। ठीक है, बड़े त्रिभुज का कोण बी 90 है, छोटे त्रिभुज में कोण बी क्या है? 90 है। ठीक है, तब क्योंकि आपका ऊपर के त्रिभुज का दो बिंदु आ चुका है ए और डी, तो तीसरा कौन बच रहा है? बी, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। कैसे समरूप हो जाएगा? तो कोण का उपयोग करके। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण आपस का क्या होता है? बराबर हो जाता है, तो वो समरूप हो जाता है ना। तो यहाँ कोण ए बराबर कोण ए हो गया, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ है। और कोण बी बराबर कोण बी है, ये क्या है? तो 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी, नहीं एक बार और लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज समरूप होगा। इसमें नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कैसे लिखना? ए बी सी लिखे तो ए डी बी लिखेंगे। ठीक है, इसने किया है, देखिए है ना, समकोण त्रिभुज इतना है रचना का प्रमाण किया। समकोण शीर्ष बी से बी डी पे ऐसी है, ज्यामिति से ये और ये नहीं, ऐसे नहीं करना बाबू लोग, है ना। इसको आपको पूरा दर्शाना है कि ये क्या है? ये दो त्रिभुज समरूप है। अब समरूप दिखाना बहुत आसान है, दो कोण को सिर्फ आपको क्या करना था? इक्वल दिखा देना था। अब दो कोण कैसे इक्वल दिखा दिया? इसमें बस आपको देखना है कि चित्र में कौन सा कोण बराबर है और कौन सा 90 है। इसमें भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, जैसे ये हम लोग दो कोण त्रिभुज को समरूप दिखाए, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा अगर दो त्रिभुज समरूप है। अब हमको क्या है कि हमको इस पूरे क्वेश्चन में बी से डी लानी ही नहीं है, तो हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात तो 3 होता है, और हम लेंगे सिर्फ 2, याद रखिएगा। तो क्या क्या ट्रिक्स आपको याद रखना है? बड़ा त्रिभुज के साथ छोटा त्रिभुज ऊपर का, फिर बड़ा त्रिभुज के साथ नीचे वाला छोटा त्रिभुज। जब इसका दो कोण बराबर हुआ तो ये बना समरूप। समरूप बना तो हमको वही भुजा लेना है जिसमें बीडी नहीं आए। बीडी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, ए बी के सामने ए डी आ जाएगा। इधर से ए सी आ जाएगा तो इसके सामने ए बी आ जाएगा, है ना। इतना हम लेंगे, इसमें क्रॉस कर देंगे तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी गुना ए डी। ये हो गया समीकरण 1। फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे वाले में भी। नीचे वाला का नाम कैसे लिखेंगे दोनों को, है ना। पूरे त्रिभुज में कोण सी और छोटे त्रिभुज का कोण सी एक ही है, तो सी के सामने सी। पूरे त्रिभुज का कोण भी 90 है, छोटे त्रिभुज का कोण डी 90 है। तब बताइए क्या क्या बच गया? सी डी आ चुका है तो बचा कौन? बी, तो बी ऊपर आएगा। तो फिर इसके हम लोग बात करेंगे कौन त्रिभुज सा? त्रिभुज ये वाला में और ये में। यहाँ पे भी आपको लिख देना है कि हम लोग किस त्रिभुज का बात किए थे? ए बी सी और त्रिभुज क्या गया है? ए डी बी, है ना, ए डी बी में, है ना। इस तरह से लिखना है। यहाँ पे भी हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में बात करेंगे, है ना। क्या बात करेंगे? कौन कौन सा कौन बराबर हुआ? देखिए बी 90 हो गया और डी 90 हो गया, 90 डिग्री। उसी तरह से कोण सी और कोण सी बराबर हो गया, उभयनिष्ठ है ये, है ना। तो एंगल से क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी। दो ही कॉन्सेप्ट है बताए, एक कि कौन कौन सा त्रिभुज लेना है और दूसरा कि कौन कौन सा भुजा लेना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अभी हम क्या किए थे कि नीचे का त्रिभुज को बड़े के साथ लिए थे, तो वापस से वही कॉन्सेप्ट। आपको क्या नहीं चाहिए? आपको बीडी नहीं चाहिए। बीडी कहाँ मिला? देखिए यहाँ मिला बीडी, तो ये नहीं चाहिए, इसलिए ये भुजा भी हम लोग नहीं लेंगे। तो बचा कौन? ये और ये बच रहा है। ठीक है, तो ए से सी के सामने कौन आएगा? बी से सी आ जाएगा। ए से सी के नीचे बी से सी, और नीचे में क्या है? बी से सी के नीचे में कौन आ जाएगा? डी से सी आ जाएगा। क्रॉस कीजिए, बी सी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? ए सी गुना डी सी, समीकरण 2। बस 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ा हुआ है ना, जैसे ही जोड़ा है ये,
है ना। एक तरफ तो ए बी और BC आ गया, है ना, ए बी और BC आ गया, दूसरी तरफ में ये दोनों आ गया, है ना। और जैसे ही आया वहां से AC कॉमन जाएगा, अंदर बचा AD और DC, तो A से D और DC से D को मिलाएंगे तो AC हो जाएगा, है ना। एक AC तो पहले था, ब्रैकेट में भी AC आ गया, इसलिए 2 AC मिलकर क्या हो गया, AC स्क्वायर हो गया प्रमाणित। पूरे क्वेश्चन में बस आपको याद रखना है कि रचना क्या करना है, एक अलग सा रचना करना है B से D, और फिर 2 त्रिभुज हम लोग को क्या करना है, समरूप दिखाना 2 बार, बड़े के साथ ऊपर छोटा, बड़े के साथ नीचे छोटा। जैसे ही हम अनुपात दिखा देंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। कैसे लेना है, हमको BD छोड़ के लेना है, जहां BD दिखा उसको छोड़ देना है, जहां BD दिखा उसको छोड़ देना है, तो जो 2 आएगा ना, बस उसको क्रॉस किए तो आंसर। क्लियर बात, ये भी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 17 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है ना, 19 क्वेश्चन ही टोटल दिया हुआ है, जो 3 घंटा बहुत ज्यादा समय, अगर आप चाहे तो इसे 2 घंटा में भी कर सकते हैं ज्यादा बोल दिए, तो 2.5 घंटा में कर सकते हैं। अच्छा 2.5 घंटा में फिर कर लेंगे तो आधा घंटा आपके पास बचेगा, जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं, वापस से चेक कर सकते हैं कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति के बाद का अध्याय है ये, है ना, लंबाई और ऊंचाई वाला। यहाँ लिखा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर को शिखर के उन्नयन कोण से 60 डिग्री पर और उसके पाद के अवनमन कोण पर 45 डिग्री है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोला, एक पहले तो आपके पास एक धरातल होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर ऊंचे एक भवन, ठीक है, एक शिखर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर एक भवन है, ठीक है, इस शिखर से, ये 7 सेंटीमीटर का एक भवन है, इसके शिखर से एक केबल टावर बड़ा होता है, तो केबल टावर का दे लिए, है ना, कि शीर्ष पर जब हम लोग देखें तो क्या हुआ, तो 60 डिग्री बना। ठीक है, तो कभी भी कोण ऐसा नहीं बनता, हमेशा जो नीचे की जो धरातल होता है ना, उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, हमेशा उसी पे कोण बनता है, तो यहाँ पे कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि इसी का अगर हम उसके नीचे की तरफ देखा तो यहाँ पे जो कोण बना है वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि पूरे का ऊंचाई निकालने, पूरे का ऊंचाई में हमको ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और ऊपर में बस ले लेना है x। अगर मेरा x निकल गया तो x + 7 करेंगे, हो गया ऊंचाई। ये पूरा प्रोसेस बना हुआ है, आप इसे देखिएगा। लेकिन अगर हम सिंपल अगर बताए कि कैसे शॉर्टकट बनेगा, अगर x निकालना है और एक कोण दिया हुआ तो एक और भुजा दिया हुआ ना चाहिए था, तभी निकल सकता है ना, या तो ये तभी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि अगर एक समकोण त्रिभुज पे एक कोण 45 है तो ऊपर का कोण भी 45 होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर 45 है तो इधर से भी 45 होगा, अगर एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर 45 है तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होता है। तो क्योंकि ये 7 है और ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 होगा। और अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा तो यहां से भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब इस त्रिभुज में जैसे ही हम देखेंगे कि नीचे 7 है, ऊपर 1 से ये 60 है, तो ये लंब और आधार किस में आता है, तो tan में आता है। तो tan 60 के सामने क्या आ जाएगा, x/7। ठीक है, ये √3 होता है, इक्वल टू x/7। तो x का वैल्यू हो गया 7√3। तो ये हो गया कितना, 7√3 हो गया। इधर 7 थे, इधर 7 दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने से 7 कॉमन चला जाएगा, है ना, वही आंसर होगा। ये पूरा प्रोसेस में बना हुआ है, आप इसको कीजिएगा, है ना। एक हम समझाने के लिए बताया कि ये 7 है तो ये 7 हो गई, बट उसी प्रोसेस में दिखाना है। ठीक है, कि tan 45 लिए जिसके मान में 1 आता है ना, या tan 45 लेंगे this/this लिखे, है ना, CD का मान यहाँ पे पुट कर दिया है 1, 7, नीचे x लिख दिया है तो x का मान 7 आ गया। प्रोसेस दिखाना है, बट आपको प्रोसेस के पहले पता होना चाहिए कि ये होगा, है ना, ये 7 है तो ये 7 होगा, तभी आप इसको पूरा सॉल्व करने का दिमाग लगा सकते हैं। 7 7 ये 7, ये दिया हुआ x निकालना है, ये कोण दिया हुआ है, बहुत आसान हो गया फिर। ठीक है, लेकिन इसी तरह से सजा के बनाइएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, है ना, मार्क्स का भी डायरेक्ट नहीं मिलता है, पूरा प्रोसेस का मिलता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये क्या हो गया इसका सिस्टम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। लिखा हुआ है छिन्नक। ठीक है, आप लोग का सिलेबस से छिन्नक अभी है नहीं। ठीक है, छिन्नक क्या होता है ना, कि वो आप जो बाल्टी उठाते हैं ना, वो छिन्नक है।
ठीक है। बाल्टी क्या होता है, छिन्नक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि कोन होता है इस तरह से, और कोन को क्या करते हैं, इस तरह से कोन है और इसको से काट के हटा देते हैं। जैसे इसे काट के हटाएंगे ना तो यहाँ पे एक छोटा सर्कल बनेगा, ऊपर बड़ा सर्कल नीचे छोटा सर्कल, ये जो है बड़ा वृत्त है नीचे छोटा वृत्त है, बाल्टी बन गया ये, है ना। टब भी बोलते हैं, प्लास्टिक का रहता है ऐसा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैथ में, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छिन्नक, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन का भी सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक शंकु है, शंकु का छिन्नक है, ठीक है, जिसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये एल है, ठीक है। एल का मान क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या है इसमें वृत्त के सिरों का परिमाप दिया हुआ है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। R1 और R2, या फिर बड़ा छोटा ले लेते हैं ना, अच्छा लगेगा देखने पे। ये बड़ा आर, ये छोटा आर है, ठीक है। आर का मान नहीं दिया, परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। परिमाप का मतलब ये पूरा गोल क्या होता है, 2 पाई आर का मान दिया हुआ है, कितना, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई आर का मान कितना हो जाएगा, ये 2 से भागा देंगे तो 9 सेंटीमीटर। चलिए एक तो ये मान मिल गया, और एक क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर नीचे का, ठीक है। क्या दिया हुआ है नीचे का, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से अगर हम पाई आर का मान निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 3 सेंटीमीटर। चलिए एक और मान मिल गया हमको। अब हमको निकालने क्या बोला है, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है। छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर, ठीक है। तो पाई का मतलब हो गया पाई, क्योंकि मेरे पास पाई के गुना करके लिखा हुआ है मान, इस पाई को अंदर ले जाइए। एल जैसे पाई अंदर जाएगा तो पाई आर होगा प्लस पाई छोटा आर होगा, पाई से गुना हो गया। तो एल की जगह क्या लिख देंगे, 4, और इसकी जगह क्या लिख देंगे तो 9, और इसकी जगह लिख देंगे 3, क्योंकि मान दिया हुआ है। तो ये 4 में गुना 12, ये मिल गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। ये फॉर्मूला बहुत आसान होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी तो आपका फिलहाल सिलेबस में है नहीं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अर्धवृत्त का, है ना, गोला का वो सब प्रश्न को बनाने का वो देना है इस बार, ठीक है, अर्धगोले का, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं आप, है ना। अब हम लोग पहुंच गए एकदम अंतिम प्रश्न पे, सबसे लास्ट क्या है, 19 नंबर है। 19 नंबर है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है। सांख्यिकी का क्वेश्चन जो रहता है बहुत आसान रहता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये आप क्वेश्चन बना ही है कि बच्चे इससे मार्क्स उठा ले। लेकिन कब, अगर आपको फॉर्मूला याद है। बहुत सिंपल, ऐसा भी नहीं है कि इसमें त्रिकोणमिति का जैसा इतना सारा फॉर्मूला है। जिनके इसमें 3 टॉपिक है ना, और उस 3 टॉपिक से माध्य, माध्यक और बहुलक, और 3 फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला में इसमें कोई एक क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, माध्य निकालने। माध्य वाला क्वेश्चन तो और आसान होता है, ठीक है। इसको बनाते कैसे माध्य वाला, इसको बहुत सारा रूल है बनाने का, ठीक है। आप इसको बस क्या कीजिएगा, आपको हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरा में जा रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पूरा समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखिए सांख्यिकी का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा रूल मिलेगा आपको। इसका 2-3 मेथड होता है, उसमें से भी आपका 3 मेथड होता है। 3 में से जो सबसे लास्ट मेथड है वो आपका सिलेबस से वो भी हटा हुआ है। फिलहाल अभी पहला और दूसरा ही मेथड से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। क्या है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, और 75 से 85, और लास्ट है 85 से 95। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ FI, मतलब बारंबारता है। क्या है ये, 3 है, 10 है, 11 है, और क्या है, 8 है और 3 है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से XI निकालना है। XI का मतलब होता है इस दोनों का डिफरेंस, है ना, इस दोनों का डिफरेंस। इस दोनों का डिफरेंस क्या है, इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का योग का हाफ, ठीक है। इस दोनों का योग करेंगे तो 100 होगा, उसका हाफ करेंगे तो 50, ठीक है। क्या किया यहाँ पे हम लोग, 45 को 55 से जोड़ते हैं और भागा करते हैं 2 से, ठीक है। यहाँ पे वही करेंगे, क्या करेंगे, 55 को जोड़ेंगे 65 से और भागा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60, 70, 80 और 90, ठीक है। ये सबको जोड़ दीजिए,
ठीक है, क्या हो जाएगा जोड़ने पर, ये हो जाएगा 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 11 35, चलिए 35 आ गया। ठीक है, 13 24 32 और 35, ठीक है। इसमें इसको गुना कर दीजिए, इसको बोलते हैं फाई एक्स। ये पहला मेथड हम बता रहे हैं ना माध्य निकालने का, जो प्रथम जो है फर्स्ट रूल, ठीक है। इसके बाद और भी एक रूल होता है जिसमें हम लोग को इसके बीच का ना किसी एक को ए ले लेना रहता है, ठीक है। इस तरह से ए लेके उसको माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे संख्या उतना कठिन है नहीं और हमको कोई ऐसा रूल तो बोला है नहीं कि आपको कौन सा रूल से निकालना है, ये सिंपल सा कर देते हैं, ठीक है। इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसको इससे गुना करें तो 600, इसको करें तो 7700, है ना, 770, 8640 0 और ये हो गया 270। सबको जोड़ देंगे 0 0 0 0 0, तो ये 0 आ गया। 5 7 7 5 12 12 और इधर से 4 जोड़ दिए तो 16, 16 में 7 चला गया तो कितना हो गया 22, हाँ 23। सही कर रहे हैं। 7 7 14, 14 4 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 का बच्चा 2, 1 6 7 7 7 14, 14 और 2 16, 16 और 24, हमको तो लग रहा सही किए हैं ना। 2 6 8 8 और 6 14, 14 7 21, 22, 22 और 2 24। चलिए, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समेशन एफ आई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन एफ आई और एक्स आई। इसका मान आ गया। आपको निकालना है माध्य। माध्य फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई के नीचे में समेशन एफ आई, इसका मान लिख दिए 2430 और नीचे लिख दीजिए 35, भागा कीजिए, आंसर आएगा, खत्म हो गया, है ना। दशमलव में आंसर आएगा इसका, ठीक है। कट करके देखते हैं, ये चला जाएगा 5 से 7 बार में, ये 5 से 4 बार में तो 20 हो गया, फिर बच्चा 4 तो हमको लगता है 8 बार में जाएगा और 6 बार में जाएगा, ठीक है। 30, 3 8 40 43, है ना, और चलिए ठीक है। ये और जाने का चांस लग रहा है क्या, तो 4 8 6 और 7, तो नहीं मुझे तो मुश्किल लग रहा है, फिर भी देखते हैं। जैसे 6 बार में ये हो जाएगा 42, ठीक है 42, तो बचा क्या 6 बच रहा है 66, 66 मतलब ये 9 टाइम्स में चला जाएगा 63, है ना। तो फिर 3 बचा, फिर दशमलव 3 है तो 4 बार में 28, फिर 2 बचेगा तो 2 से क्या होता है 20 से 14, तो 2 बार में, फिर 6 बचेगा तो 6 से 54, है ना, 8 बार में इस तरह से 56, ठीक है। इस तरह से होगा आंसर, इस तरह से छोड़ दीजिए आंसर, है ना। राउंड अप कीजिए, 8 है तो इसको 3 बना दीजिए, ठीक है। और अगर 2 28 हटेगा तो 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात ये, है ना। इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है ना। और आप लोग को भी इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए किसको कितना अच्छा मार्क्स आया, पूरा का पूरा 40 में 40 आया है, ठीक है। अभी आपका ये चेंज हो गया है ना। इसमें क्या था 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव अलग अलग था, बट अभी आपको एक ही में मिलेगा पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन, और उसमें ये क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन में सेपरेटेड रहेगा, ठीक है। अलग अलग आपको देने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या था कि 2 बार क्वेश्चन पेपर लेना पड़ता था, उसमें टाइम वेस्ट होता था, उसको कंबाइन कर दिया गया है ना। ये ज्यादा सरल भी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा जो भी हम बताया है ना। और इसका आपके एग्जाम में आपको हेल्प भी मिलेगा इससे, ठीक है। ये 2023 है, इसी तरह से 2024 का क्वेश्चन जो है उसको भी आप देखिए और एक पैटर्न बनाइए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, है ना। और कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से इसको प्रैक्टिस कीजिए। और कोशिश कीजिए कि एग्जाम के पहले इसी तरह का कोई प्रैक्टिस सेट को लेकर 3 घंटा बैठिए और एग्जाम दीजिए। देखिए आप कितना बना पा रहे हैं, कितना नहीं बना पा रहे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फायदा उठा सके, देखे जाए। धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।